कि हमारे पास जो एक फॉर्म होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। एक फॉर्म जो होता है वो पूरा किस तरह से प्रोसेस होता है, और आज के लेक्चर में हमने कहाँ तक चीज़ें जो है कवर अप करनी है। क्योंकि फॉर्म का एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि यूज़र से शुरू होता है और एंड तक कहाँ तक जाता है, डेटाबेस तक हमारे पास जो फॉर्म है वो रिसीव होता है। जी अरशद। जी मुझे बताइएगा, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो फॉर्म होता है उसके उसके डाटा को ना हमने स्टोर भी करवाना होता है। पर जो स्टोरिंग का काम होता है ना, डाटा को स्टोर करवाने का, जो भी यूज़र ने डाला है उसे स्टोर करवाने का, वो काम HTML के अंडर नहीं होता। HTML फॉर्म दिखा ज़रूर रहा होता है, बट जो स्टोरिंग का काम होता है वो HTML की बाउंड्री से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। अब एक पूरा फॉर्म का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, अगर मैं उसे ड्रा करूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या HTML की फाइल है। इसके ऊपर क्या होता है, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं फॉर्म की, कि फर्स्ट नेम पुट कर दो, लास्ट नेम पुट कर दो, अपना सिटी कर दो, एड्रेस पुट कर दो वगैरह। और एक क्या होता है, बटन होता है कि इस चीज़ को सबमिट कर दो, ये चीज़ डाटा आगे फॉरवर्ड कर दो। अब ये जो फॉर्म की सारी फील्ड्स होती हैं जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं, ये किसके अंडर बन रही होती हैं, HTML के अंदर। पर हमारे पास सिर्फ HTML ही काफ़ी नहीं होता एक फॉर्म का पूरी प्रोसेसिंग करवाने के लिए। देखिए, एक छोटी सी बात है, आप लोगों ने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया था सबने, ठीक है। आप लोगों ने अप्लाई करते टाइम भी एक फॉर्म जो है वो फिल किया था। अगर तो हमने सिर्फ और सिर्फ HTML के अंदर इस तरह से फॉर्म शो करवाया होता, तो मुझे बाद में कभी भी पता ना लगता कि किस किस स्टूडेंट ने अप्लाई किया, ठीक है। कभी भी ये चीज़ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आरजू ने, उम्मे कलसूम ने, जुनैरा ने इस कोर्स के अंदर जो है वो अप्लाई किया हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ डाटा क्या हो रहा था, हमने आपको शो करवाया हुआ था कि फिल करें, हम उससे स्टोर तो करवा ही नहीं रहे थे। बट डाटा हमने क्या करवाया, स्टोर भी करवाया। तभी तो बाद में हमने कॉल की है कि आप सबको इस कोर्स में आपने अप्लाई किया था, जो क्लासेस हैं वो तब से स्टार्ट हैं, अब से स्टार्ट हैं वगैरह वगैरह। और हमारे पास पहले से ही आप सबके जो नाम, CNIC, क्वालिफिकेशन, सारा कुछ मौजूद थी। तो ये सिर्फ अकेले HTML के फाइल का काम जो है वो नहीं है। HTML के बाद हमारे पास एक PHP की फाइल जो है वो भी मौजूद होती है। याद रहे, HTML जो है वो फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड की लैंग्वेज होती है, और जो PHP है वो सर्वर साइड की लैंग्वेज होती है। मैं आपको ये HTML और PHP की मदद से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने HTML और PHP ही देखनी है। वैसे ये जो प्रोसेसिंग का काम है ये कोई और लैंग्वेज भी करवा सकती है, पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि PHP की तरफ से क्या होता है। अब HTML, यहाँ से आपने डाटा पुट किया, सपोज अली, यहाँ पे आपने पुट किया रज़ा, यहाँ पे अपने अपना फ़ोन नंबर पुट कर दिया 03 समथिंग, सबमिट पे क्लिक किया, तो ये सारा डाटा पहले कहाँ जाएगा, PHP की फाइल में। एट दी एंड डाटा डेटाबेस में स्टोर होना होता है, बट डेटाबेस में डाटा स्टोर करने से पहले वो PHP की फाइल में जाता है। PHP उस डाटा को चेक करवाती है कि क्या आपने जो डाटा पुट किया वो ठीक भी है कि नहीं। अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम मांगा हुआ है और यूज़र ने क्या लिख दिया, यूज़र ने लिख दिया कोई भी नंबर, आपने कहा था अपना फर्स्ट नेम पुट करो,
और मैं यूज़र था, मैंने यहाँ पे लिख दिया 786 या 1234। अब 1234 किसी का भी फर्स्ट नेम नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं PHP के यहाँ पे आके चेक करूँगा कि अगर तो यूज़र ने न्यूमेरिक वैल्यू डाली है ना, तो यहीं से वापस भेज दो, और यूज़र को एक मैसेज शो करवा दो कि डाटा ठीक तरह से पुट करो, अदरवाइज डाटा आपका प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चेक लग जाएगा। एक तरह से चेक हम HTML की मदद से भी लगा सकते हैं, प्लस हम एक PHP की मदद से भी लगाएंगे कि क्या हो जाए, चीज़ चेक भी हो जाए। अगर तो चीज़ फॉल्टी है, चीज़ में मसला है, तो उसे आगे हमारे पास थर्ड स्टेप होता है डेटाबेस। डेटाबेस में जाने से पहले ही वापस भेज दिया जाए। ये क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, और तीसरे स्टेप के अंदर तो डाटा सेव हो जाता है। पर हमने अगर तो हमें यहीं से मसला नज़र आता है, तो हम डेटाबेस में रखवाने से पहले ही क्या करेंगे, उसे वापस भेज देंगे। याद रहे, चीज़ जब तक डेटाबेस में स्टोर नहीं होगी, हमारे पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनेगा। आप सबका डाटा हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड था, तभी हमें पता लगा कि अब्दुल कदीर खान ने इस कोर्स में अप्लाई किया, मोहम्मद उमर ने कोर्स में अप्लाई किया। अगर ये सारा मैकेनिज्म ना होता तो हम कभी भी ये चीज़ जो है वो ना तो डिटरमाइन कर सकते, ना हमें पता लगता कि किसने अप्लाई किया और किसने नहीं किया। ठीक है, ये सारा सिनेरियो होता है। अब जो PHP है, PHP का क्या काम है? PHP का काम इस तरह से है कि अगर तो आपके पास डाटा ठीक है, ठीक है, एक तो काम इसका ये है कि डाटा ठीक है तो उसे पास करवा दो, डाटा गलत है तो पास ना करवाओ। उसके साथ साथ PHP क्या कर रहा होता है, ये डेटाबेस से कम्युनिकेशन का काम कर रहा होता है। डेटाबेस से कम्युनिकेशन का काम कर रहा होता है। ये डेटाबेस को बता रहा होता है कि ये अली को किस जगह पे स्टोर करना है, क्योंकि डेटाबेस में टेबल्स मौजूद है। ये बताएगा तो ये जो अली आया ना, इस अली को इस जगह पे स्टोर करवा देना है, जो उसका लास्ट नेम है उसे इस जगह पे स्टोर करवा देना है, जो उसका फ़ोन नंबर है उसे इस जगह पे स्टोर करवा देना है, और इस तरह से। अब याद रहे, फॉर्म के अंदर डाटा एक दफ़ा सबमिट नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ कि आप सबके लिए हम अलग अलग फॉर्म बनाते रहें। एक ही बंदा क्या कर सकता है, एक दफ़ा भी फॉर्म फिल कर सकता है, ज़्यादा दफ़ा भी कर सकता है, और ज़्यादा यूज़र्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा अली आया, उसने फॉर्म फिल किया, फिर आयशा आई, आयशा ने फॉर्म फिल किया, फिर आरजू आई, आरजू ने फॉर्म फिल किया। इसी तरह से एक ही फॉर्म बार बार फिल होता रहा। फिर क्या करेगा, PHP उसके हिसाब से चीज़ों को वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन शो करवाता जाएगा, और हमारे पास एक पूरा टेबल, एक पूरी लिस्ट जनरेट हो जाएगी कि किस किस स्टूडेंट ने या किस किस ने ये फॉर्म जो है वो फिल किया। फिर हम इसको बाद में अपने पर्पस के लिए जो भी हमने काम लेना है इस डाटा से, वो हम ले लेंगे। पर हमें क्या चीज़ समझ आई कि जो ये चीज़ नज़र आ रही होती है ना, जो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के चीज़ों ने कैसा नज़र आना है, ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो तीनों लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं बता रही होती हैं। PHP उसे चेक करवाता है, डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करता है, और उसे क्या करवा देता है, डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा। अब हमारा आज का जो काम है वो ये सारा मैकेनिज्म हम नहीं देख सकते। हमने कितना देखना है, हमने देखना है सिर्फ और सिर्फ HTML का पोर्शन, ये वाला। कि ये सारी चीज़ें HTML में कैसे कैसे बन सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो HTML के पर्सपेक्टिव से हमें जाननी ज़रूरी है। अभी चूंकि हमने PHP नहीं की, तो हम PHP की फ़ाइल वगैरह को नहीं क्रिएट कर सकते, और हमें नहीं पता कि डेटाबेस कौन सी यूज़ होनी है, कैसे यूज़ करनी है, डेटाबेस होती क्या है, इस बारे में हमने बात नहीं करनी।
क्यों? क्योंकि अभी हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। पहले हम ये बनाना सीखेंगे, फिर जब हम पीएचपी सीख लेंगे तो हम सेकंड स्टेप और फिर डेटाबेस के साथ हम थर्ड स्टेप ये मिला के कर लेंगे कि देखें डाटा यहाँ से आया, यहाँ पे गया और क्या हो गया, डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, पर अभी तक हमने ये जो स्टेप्स हैं वो नहीं देखने। क्यों? क्योंकि अभी हमें पीएचपी आती ही नहीं है। हाँ, एचटीएमएल आती है, तो एचटीएमएल में चीज़ें बनाना देखेंगे कि फॉर्म बनता कैसे है, फॉर्म यूज़र को नज़र कैसे आता है। मुझे बताएं, यहाँ तक एक मैकेनिज्म समझ में आया कि फॉर्म कैसे बन रहा होता है और कैसे प्रोसेस हो रहा होता है? यस सर, यस समझ सर, आ आ रहा है। गया यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब कर लेते हैं बात फॉर्म की। मैं इस चीज़ को बेशक मिटा देता हूँ। हमें इस चीज़ की जो है वो समझ आ चुकी है। अब हमने ये जो सारा काम है, अब हमारा क्योंकि फॉर्म वाला काम है, अब हमने फॉर्म को क्रिएट करना देखना। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फिर वही बात जो मैं डेली आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कंटेनर होगा जो कि सारे फॉर्म के एलिमेंट्स को, फॉर्म के जो भी फील्ड्स हैं उन्हें कंटेन करके रखेगा, उन्हें रैप करके रखेगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं क्या देता हूँ, फॉर्म, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सारी फॉर्म की जो इनपुट फील्ड्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। ठीक है, क्या होगा, सारी फील्ड जो हैं वो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी। अब उसे क्रिएट करने के लिए फिर हमें सारी चीज़ें जो हैं वो सेटअप करनी पड़ेंगी कि हम क्या करते हैं, अपना वीएस को जैम को स्टार्ट कर लेते हैं। फाइल ओपन कर लेते हैं हम। B3 मॉर्निंग थी आई गेस हमारी फाइल। अच्छा जी, B3 मॉर्निंग है। मैं कोई भी एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जी, मेरे पास चीज़ें जो है वो ठीक तरह से रनिंग है। अब हम जो है फर्दर अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास, जैसे कि वही बात मैंने की कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, फॉर्म है। तो फॉर्म के लिए सबसे पहले एक कंटेनर है, एक रैपर है जो उस फॉर्म को क्या करेगा, कंटेन करके रखेगा। उसके लिए हमें फॉर्म का ये जो टैग है ये लगाना पड़ेगा। ये जो फॉर्म का टैग है, कलेक्शन ऑफ फॉर्म एसोसिएटेड एलिमेंट्स, कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि फॉर्म के साथ एसोसिएटेड एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और सिर्फ ये कंटेनर्स, जैसे मैं पहले भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ उसे कंटेन नहीं कर रहे होते, ये कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मैं फॉर्म हूँ, मेरे अंदर फॉर्म आएगा और इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी जाएंगी जो कि फॉर्म को प्रोसेस करवाने में मदद करती हैं। क्या होगा, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी इसके अंदर जाएंगी जो कि फॉर्म की प्रोसेसिंग में हमें मदद करवाएंगी। ठीक है, अच्छा,
अब हम क्या कर लेते हैं, हम फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। अब जब भी हमने फॉर्म बनाना होता है ना, हमें दो चीज़ों की जो है रिक्वायरमेंट होती है। क्या दो चीज़ें हैं हमारे पास? एक चीज़ तो होती है यूज़र को इंडिकेट करवाना। यूज़र इंडिकेशन, यूज़र को इंडिकेट करवाना, बताना कि यूज़र आपने यहाँ पे ये चीज़ पुट करनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और दूसरी चीज़ होती है उसे वो फील्ड प्रोवाइड करना कि यहाँ पे पुट करनी है। पहली चीज़ क्या है कि क्या इंफॉर्मेशन पुट करनी है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आके आपने वो चीज़ पुट करनी है। जैसे अगर आप एक बॉक्स देखते हो तो खाली बॉक्स से आपको नहीं पता लग रहा कि इसके अंदर क्या चीज़ जो है हमने सबमिट करनी है। मुझे बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर पुट करें, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा जी यहाँ पे तो CNIC नंबर जो है वो पुट करना है, फिर आप पुट कर देंगे। इसी तरह से ये दो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। उन चीज़ों को शो करवाने के हमारे पास एक दो तरीके हैं। अब क्या आ जाता है, सबसे पहला जो इसका टैग है वो है लेबल का टैग। देखें, लेबल का टैग उसी तरह से है जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता जैसे आप किसी शॉप पे जाएं, आपने शैम्पू परचेज करना है, तो जब तक आप शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये शैम्पू है। आपको कैसे पता लगता है कि इस बॉटल के अंदर जो लिक्विड मौजूद है वो शैम्पू है? जी, सर जी उसके ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर टैग क्या हमारे। होता है, लेबल लगा हुआ होता है। जी सर। ऐसा नहीं होता कि पहले आप कहें कि जी पानी लेके आए, मैं चेक करूंगा कि ये क्या चीज़ है फिर मैं परचेज करूंगा। हमें देखने से ही पता लग जाता है कि ये चीज़ शैम्पू है। ठीक है। इसी तरह से आप कोई बिरयानी मसाला है या कोई भी इस तरह का मसाला लेने जाते हैं तो ये नहीं कहते कि पहले हम बिरयानी बना के चेक करेंगे कि वाकई मसाला है या नहीं। आपको लेबल पढ़ने से ही अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह यूज़र को भी लेबल से अंदाज़ा करवाना है कि यहाँ पे ये चीज़ पुट करवानी है, वरना यूज़र को क्या पता कि यहाँ पे क्या चीज़ उसने पुट करवानी है। तो लेबल के अंदर आप कुछ भी लिख लेते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या नेम या जो भी आपको अच्छा लगे वो हमने लेबल के अंदर रखवा देना। ठीक है, पहली चीज़ तो लेबल हो जाती है। दूसरी चीज़ हो जाती है वही जो हमने बताया कि इनपुट। अब ये जो इनपुट का टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और ये सिंगल टैग होता है, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, ये सिंगल टैग है। इस इनपुट में ये इंफॉर्मेशन जाती है कि किस तरह का डाटा यूजर ने पुट करना है। क्या है कि द इनपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट अ टाइप्ड डाटा फील्ड यूजुअली विद अ फॉर्म कंट्रोल टू अलाउ द यूजर टू एडिट द डाटा। क्या होता है, यूजर इसके अंदर एडिट कर सकता है, डाटा को पुट कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह का डाटा जाना है, क्या अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में डाटा जाना है, क्या न्यूमेरिक फॉर्म में जाना है, क्या कोई चेक बॉक्स लगेगा, क्या लगेगा, वो कहाँ पे इंडिकेशन होती है, यहाँ पे। इसके साथ इनपुट की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है यहाँ तक। ठीक है, इसके साथ हमें टाइप भी बतानी पड़ती है कि किस तरह का डाटा जो है वो इसके अंदर जाएगा। इसके एक एट्रीब्यूट है टाइप और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि इसके अंदर ये देखें, बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, फाइल है, हिडन है, इमेज है, नंबर है, पासवर्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ है। हम कहते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डाटा इसके अंदर जाएगा, टेक्स्ट चीज़ जाएगी। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब नेम,
यूजर को पढ़ने से एक चीज पता लग रही है कि यहाँ पे नेम और यहाँ पे वो चीज वैल्यू डालनी है, तो वो क्या करेगा, अपना नेम यहाँ पे पुट करवा देगा। ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, लेबल। और ये डब्बा सा किसने बना दी है, ये बनाया है इनपुट ने, इनपुट ने। इनपुट के अंदर उसकी टाइप जैसी जैसी आप बताते जाओगे वो ये चीज डिक्लेयर करेगी कि इसने किस तरह का डाटा जो है वो यूजर से एंटर करवाना है। मैं इसे क्या कर लेता हूँ, अच्छा क्या हो गया मेरे पास, मैंने बना के देखा टेक्स्ट के, टेक्स्ट से क्या इंफॉर्मेशन शो हो रही है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये लेबल से तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेबल हम क्यों यूज करते हैं, हम सिंपल भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बट लेबल के अंदर हम कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स भी ऐड करेंगे जहां पे जाके हमें एक्चुअली लेबल का फायदा नजर आएगा। अभी हम कहते हैं कि जी सर लेबल का कोई फायदा नहीं है, हम वैसे भी तो लिख सकते हैं। देखें अभी भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, पर कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स होंगी जो लेबल के साथ इस्तेमाल करके हम असल में इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, और वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ हमें फैसिलिटेट कर रही है। वही बात आ जाती है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ मिटा देता हूँ लेबल वाली, ये देखिए, क्या अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, नाम लिखना है, क्या लिखना है, क्या आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है इस वेबसाइट को देखते देखते? नो सर। नो सर। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो इसीलिए लेबल का जो है टैग वो भी हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस लेबल को और इस इनपुट को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। अभी ये चीज़ आपस में कनेक्टेड नहीं है, साथ साथ ज़रूर पड़ी हुई है बट कनेक्टेड नहीं है। वही बात कि इसे कनेक्टेड किया जा सकता है। कनेक्ट कैसे करना है इसे, देखें। अब हमारे पास एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होती है, ग्लोबल, ग्लोबल से मुराद है कि किसी भी टैग के साथ वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट क्या होती है, वो एट्रीब्यूट होती है हमारे पास आईडी। अब ये जो आईडी है ना, इसका कॉन्सेप्ट आपने याद कर लेना है, क्योंकि सीएसएस के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होगी और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होगी। तो हमें पता होना चाहिए आईडी का क्या काम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईडी क्या होती है तो क्या आंसर देंगे मुझे? आइडेंटिटी सर, किसी भी सर यूनिटी आइडेंटिटी। पर्टिकुलर थिंग की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग। बिल्कुल ठीक है, किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसे आईडी असाइन की जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन क्या है तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? सर आईडी कार्ड। सर हमारा आईडी कार्ड। आपका आईडी कार्ड, और आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ जो पर्टिकुलर नंबर है वो हर इंसान की यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। यस सर। आपका आईडी कार्ड नंबर पाकिस्तान में और किसी भी दूसरे बंदे का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें, अब हमारे पास, हम यहाँ पे आईडी, जैसे मैंने आईडी बताई और मैं आईडी के अंदर कुछ भी लिखवा सकता हूँ। ठीक है, क्या है, डिफाइंस अ यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब क्या होता है, देखें, अब मेरे पास ये नेम है, मेरे पास फिलहाल तो ये एक ही नेम है। मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ
अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट की काफी ज्यादा जो है ना चीजें बना ली हैं। अब मुझे इस बात का अंदाजा कैसे होगा, चले मुझे तो देखने से पता लग रहा है कि ये चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, पर मेरे HTML डॉक्यूमेंट को कैसे पता लगेगा कि ये वाली इनपुट मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैंने अपने HTML की तरफ से भी तो आइडेंटिफिकेशन करवानी है ना। ये तो सारे एक जैसे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट। मेरे HTML के डॉक्यूमेंट को कैसे पता लगेगा कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूं और इस वाले की बात नहीं कर रहा। इसी तरह मेरे पास एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, कोड के अंदर काफी ज्यादा पैराग्राफ हैं, सपोज 50 पैराग्राफ हैं। अब मुझे तो पता है कि मेरे पास 50 पैराग्राफ है, मेरे HTML डॉक्यूमेंट को कैसे पता लगेगा कि 50 हैं। और अगर मैंने नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, नंबर 1 के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं कैसे HTML को बता सकूंगा कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, कोई आईडी बतानी पड़ेगी ताकि जी मेरा डॉक्यूमेंट इस चीज को पहचान सके। अब इसी तरह से हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम सबका आईडी कार्ड होता है, ताकि जब भी पहचान करनी हो किसी चीज की तो हमारे आईडी कार्ड से उस चीज की पहचान हो सके। वरना तो मैं सबको कह सकता हूँ नवीद हाशमी वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आसिफ भी शहरी हैं, फायजा भी, उसामा भी, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे पता लगेगा कि मैं एग्जैक्टली आसिफ की बात कर रहा हूँ। उसे बताने के लिए मुझे इनका आईडी कार्ड नंबर बताना पड़ेगा कि मैं इस वाले बंदे की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ से मैं इस चीज़ को आईडी की मदद से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। मैं आईडी नेम, या मैं क्या देता हूँ फुल नेम, आईडी मैं क्या कह सकता हूँ, फादर नेम, आईडी मैं कह सकता हूँ मदर नेम, आईडी मैं क्या कह सकता हूँ ब्रदर नेम। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे भी और क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगी और मेरे HTML डॉक्यूमेंट को भी पता लग जाएगा कि फादर नेम ये है। कल को जब मुझे इस इनपुट फील्ड पे कोई काम करवाना होगा तो मैं कहूँगा जहाँ पे आईडी फादर नेम है वहाँ पे जाके ये काम करवाना है, तो मेरा HTML डॉक्यूमेंट भी इस चीज़ को पहचानने लग जाएगा। बट अगर मैं आईडी नहीं दूंगा तो इसे कोई भी पहचानेगा बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ें, विच मस्ट बी यूनिक इन द होल डॉक्यूमेंट, ये चीज़ पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर यूनिक होनी चाहिए, तो मैंने वाकई ही यूनिक दी है। एक नेम है, एक फादर नेम है, एक मदर नेम है, एक ब्रदर नेम है, सारी यूनिक है। फादर नेम 2 दफ़ा किसी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मदर नेम 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया, अगर मैं 2 दफ़ा करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट कंफ्यूज हो जाएगा। इट्स पर्पज इज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, इसका पर्पज क्या होता है, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना। व्हेन लिंकिंग, जब हम लिंक करवा रहे हो, स्क्रिप्टिंग के दौरान, स्टाइलिंग के दौरान, तो वही मैंने आपको बताया कि इसे आपने याद रख लेना है। जावास्क्रिप्ट जब हम करेंगे, CSS में जब हम स्टाइलिंग देंगे तो ये आईडी हमारा बुनियादी कंपोनेंट होगा, इसी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें बताना होगा ना कि इस चीज़ का कलर रेड करना है। तो हम कैसे बताएंगे, हम आईडीज़ वगैरह की मदद से बताएंगे कि ये जो चीज़ है इसका कलर चेंज करके रेड कर दो। मुझे बताएं, आईडी की समझ आ गई है कि हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या होती है। यस सर। यस जी सर, आगे से। ठीक, अब मैंने इसे क्या दे दिया, आईडी। अब यहाँ पे मैं इसे लिंक करवाने के लिए मैं लिख सकता हूँ फॉर, और इसके अंदर मैं उस आईडी का नाम दे दूंगा कि ये लेबल, दिस लेबल इज फॉर, किसके लिए, इसके लिए।
द आईडी ऑफ अ लेबल्ड फॉर्म रिलेटेड एलिमेंट इज सेम डॉक्यूमेंट एज द लेबल, कि जो आईडी आप यहाँ पे लिख रहे हो वो यहीं पे लिखनी ज़रूरी है, वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इन दोनों को लिंक करवा दिया। अब लिंक का जो सारा मकसद है ना, वो इस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आएगा कि सर लिंकिंग का क्या फ़ायदा है, पर अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि लिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब देखिए, आप कहेंगे सर लिंक से क्या हो रहा है, कुछ भी पता तो लग ही नहीं रहा, क्या फ़ायदा लिंक करवाने का, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा लिंक करवाने से, तो हमने करवाया क्यों है। इसी का आंसर आपको थोड़ा आगे चल के मिलेगा, जब हम टेक्स्ट के अलावा कोई चीज़ बनाएंगे तब हमारी ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? किसका साइन लगाना हो, इक्वल का साइन लगाना हो अगर नेम के बाद। इक्वल का साइन लगाना हो तो इक्वल यहाँ पे सिंपल लगा दें। यस सर। पर इक्वल का साइन नहीं आता, कॉलन है वो किया जाता है। ओके सर। ठीक है कि भाई नेम और यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या हो गया, हमें आईडी की समझ आ गई, मैंने इस इनपुट को क्या दे दी, एक आईडी दे दी, और मैंने क्या कर दिया, इसे यहाँ पे लिंक करवा दिया। ठीक है, पर अभी तक हमें फ़र्क नहीं समझ आया कि लिंकिंग का फ़ायदा क्या हुआ आखिर, वो हमारा आगे जाके भी हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या फ़र्क था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास हमें एक सबमिशन की भी ज़रूरत है कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट भी हो रहा है कि नहीं। फिर मैं क्या लेता हूँ, इनपुट, मैं लेता हूँ टाइप और इसमें लिख देता हूँ सबमिट, क्योंकि हमारे पास एक बटन भी मौजूद होता है जो चीज़ों को क्या करवा रहा होता है, सबमिट करवा रहा होता है। अब देखें हमने क्या किया है, हमने वही इनपुट लिया है, इस दफ़ा टाइप उसकी सबमिट कर दी है, टाइप उसकी टेक्स्ट नहीं की। टाइप सबमिट करने से जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन थी वो एक बटन की रिप्रेजेंटेशन हो गई है कि भाई यहाँ पे क्लिक करने से चीज़ सबमिट हो जाती है। मतलब कि अब मुझे पता लगा कि ये जो टाइप की मेरे पास एट्रीब्यूट है ये कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं इसे यहाँ पे ब्रेक करवा के नेक्स्ट लाइन पे भी शो करवा सकता हूँ कि ये और यहाँ पे सबमिट। अब देखिएगा मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखता हूँ बशारत, सबमिट करने से वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबमिट करने से आगे फॉर्म की वैल्यू जो है जाने की कोशिश करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एक और एट्रीब्यूट। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एट्रीब्यूट्स का फ़र्क हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एट्रीब्यूट क्या काम करवाती है। ये एट्रीब्यूट है हमारे पास नेम। अब नेम की एट्रीब्यूट क्या काम करवाती है, मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे पास क्या होता है, डाटा एक फ़ाइल होती है, फिर दूसरी होती है, फिर डेटाबेस होती है। इधर से अगली फ़ाइल में डाटा जाता है, उससे अगली फ़ाइल में डाटा जाता है, डेटाबेस में जाता है, स्टोर हो जाता है। हम इन दोनों फाइल्स को एक ही फाइल में भी मिक्सअप कर सकते हैं, पर वो हमारे आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी हम ऐसे ही रखते हैं कि अलग अलग फाइल में। अब यहाँ से जो डाटा है वो निकल के अगली फाइल में भी जाना है, तो अगली फाइल में जाने के लिए भी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी कंटेनर की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो ये डाटा स्टोर करवा के आगे लेके जाए, डाटा स्टोर करवा के आगे लेके जाए, फिर अगली फाइल को ये डाटा पास कर दे। ठीक है, अब ये किस तरह से काम होता है, ये हमारे पास इस नेम की एट्रीब्यूट की मदद से होता है। अब देखें आप क्या कर रहे हो, आपके घर मेहमान आ जाते हैं, आप मेहमानों के जो चीज़ें उनके सामने लेके जानी होती है ना,
आप ऐसे ही नहीं लेके चले जाते, आपके पास क्या होती है, आपके पास कोई ट्रे अवेलेबल होती है, उस ट्रे के ऊपर आप ग्लास रखते हो कोल्ड ड्रिंक के, आप कप रखते हो चाय के, जो भी आप सर्व कर रहे हो लेके जाते हो, गेस्ट को वो चीज़ देते हैं और ट्रे लेके वापस आ जाते हैं। फिर अगली दफ़ा उसी के ऊपर आप क्या करते हो, खाना रखते हो, लेके जाते हो, उन्हें वो देते हो, लेके वापस आ जाते हो। ये जो हमारे पास ट्रे है ना, ये नेम है यहाँ पे, इसके ऊपर पर्टिकुलर डाटा आगे ट्रांसफर होता है। ये क्या है, इसे बेशक आप एक वेरिएबल कह सकते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा वेरिएबल क्या होता है? सर वेरिएबल जी सर वेरिएबल एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हमारे डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उस डाटा को स्टोर भी कर होता है। सर वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हर आइट्रेशन पे चेंज हो सकती है। ठीक है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू आइट्रेशन वाइज या हम कह सकते हैं कि तब्दील हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी नजमा रईस। इससे वेरिएबल वैल्यू वो होती है ना कि जिसे हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की एग्जांपल लें तो अलजेब्रा में हम एक्स वाई जी लेते हैं, तो एक्स वाई जी की वैल्यू हम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा आंसर इसका यही है कि ऐसी ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है जी आयशा, आप क्या कहती हैं? सर ये एक सिंबल होता है प्लेस होल्डर से वर्क कर रहा था उसकी तरह, तो इसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, वेरी होती है। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास, बिल्कुल आप सबने सही आंसर किया कि वेरिएबल क्या है, एक ऐसा नाम, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज कर सके। तो ये हमारे पास वही वेरिएबल है, ये हमारे पास एज अ ट्रे वर्क करेगा, क्योंकि एक फाइल से डाटा दूसरी फाइल में लेके जाना है। ये क्या करेगा, अपने ऊपर डाटा रखवाएगा और आगे ले जाएगा। अगर हम ये चीज़ डिक्लेयर ना करें तो हमारा डाटा आगे पास नहीं होता। इसको मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ कंप्लीट नेम, सिर्फ नेम भी दे सकता हूँ, कंप्लीट नेम भी दे सकता हूँ। बात वो आ जाती है कि आपने अपनी आसानी के लिए देना है। ये देखें, 1 मिनट के लिए मैं इसे मिटाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बशारत, बशारत लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये देखें, बशारत सबमिट, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्वेश्चन मार्क आखिर क्यों आता है? क्योंकि वो कहता है कि मुझे डाटा फॉरवर्ड करवाना है, पर मुझे नहीं पता आगे कहाँ करवाना है। क्यों? क्योंकि मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी अभी तक कि डाटा इस फाइल से इस फाइल पे लेके जाना है। वो कंफ्यूज है, वो कहता है मुझे नहीं पता कहाँ भेजना है। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, प्लस साथ ही साथ वो डाटा को प्रोसेस करवा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब देखिएगा, मैंने लगा दिया, मैं लिख लेता हूँ हमजा। ये देखें, क्वेश्चन मार्क तो अभी भी मौजूद है, पर अब वो डाटा आगे पास करवाने के काबिल भी है, वो डाटा साथ लेके जा भी रहा है कि कंप्लीट नेम इज इक्वल टू हमजा। ये देखिए, अभी से पहले जब तक मैंने नेम नहीं लिखा हुआ था, मैं नेम को बेशक फिर मिटा देता हूं। पता तो उसे अभी भी नहीं है कि डाटा लेके कहाँ जाना है, पर अब वो डाटा अपने साथ फॉरवर्ड भी नहीं करवा रहा। ये देखिए, क्वेश्चन मार्क प्लस कोई डाटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही है, एक खोखली सी चीज़ है, यहीं पे नज़र आ रही है, यहीं पे बात हो रही है और यहीं पे ख़त्म। बट अगर मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसे एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ ना मोहम्मद आतिफ, एक मिनट जी, सेव,
ये देखिए, तो कंप्लीट नेम के ऊपर अली, देखिए कंप्लीट नेम सेम रहता है, वो वैल्यू उसके ऊपर अपडेट हो जाती है जो यहाँ पे हम इनपुट करते हैं। अली हो गया, आसिफ मैं लिखता हूँ, आसिफ हो गया, उसके बाद मैं आयशा लिखता हूँ, देखिए ऊपर आयशा हो गया, ये वाली वैल्यू सेम रहती है। वही बात आ जाती है, मैं 1 मिनट के लिए सारी चीजें यहाँ से मिटाता हूँ कि x, अब मैं लेता हूँ ना x इज इक्वल टू 5 और मैं लिख देता हूँ x प्लस 2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे इक्वल टू, सर x की वैल्यू 7। सर तो 5 7 प्लस 2 7 7 क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि x के अंदर 5 है। अगर देखें मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ 15, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ नहीं जाएगी? 15 प्लस 2 17 17, जी सर। बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास x जो भी उसका नाम है, x है, y है, z है, कंप्लीट नेम है, a है, b है, कुछ भी नाम मैं रख सकता हूँ, पर मैंने नाम ऐसा रखना है जो मुझे भी देखने पे आज पता लग सके कि ये आखिर क्या चीज़ है। हर दफ़ा उसने वैल्यू आगे पास करवानी है, तो जब भी उसने वैल्यू पास करवानी है उसने अपने ऊपर रखवा के लेके चली जाना है। यहाँ पे मैं इसका नाम सिर्फ नेम भी लिख सकता हूँ या फुल नेम भी लिख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ सफ़ीर, ये देखें फुल नेम इज इक्वल टू सफ़ीर, कुछ भी मैं रखवा सकता हूँ। और ये मेरे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडी अगर आप फिलहाल नहीं भी यूज़ कर रहे तो काम चल जाएगा, बट अगर आप नेम नहीं यूज़ कर रहे तो आपका डाटा आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो पा रहा, और डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा मतलब कि डाटा सेव भी नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड होगा तो डाटा सेव होता है ना। अगर हम ये नेम ना लिखते तो हम आपका डाटा स्टोर नहीं करवा सकते थे। अब देखें एक्चुअल में ये चीज़ वर्क कैसे करती है। डेटाबेस के अंदर क्या है, डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज़ है इस तरह से, ठीक है, उसके अंदर क्या है, टेबल्स है। इस टेबल का जो नाम है वो है नेम, टेबल का कह रहा हूँ, कॉलम का नाम है नेम, इसका नाम है रोल नंबर और इसका नाम है कोर्स। तो वहां से जो डाटा आ रहा है ना फॉर्म से, फॉर्म पे आपके पास 3 चीजें हैं, एक है नेम, एक है रोल नंबर और एक है कोर्स, और एक बटन है सबमिट का। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो ना, यहां से एक वेरिएबल उसे पिक करता है और क्या करता है कि प्रोसेस करवाता है डाटा को। दरमियान में वो PHP वाली फाइल भी अवेलेबल है। यहां से आपका नेम है ना अली, हमने बताया हुआ कि ये वाला जो वेरिएबल है जब भी जो भी चीज़ लेके आएगा उसे यहाँ पे सेव करवा देना है। अली यहाँ पे सेव हो जाएगा, अगली दफ़ा रज़ा है, रज़ा यहाँ पे सेव हो जाएगा, अगली दफ़ा आयशा है, आयशा यहाँ पे सेव हो जाएगा, अगली दफ़ा आरजू है, आरजू यहाँ पे सेव हो जाएगा, अगली दफ़ा उमर है, उमर यहाँ पे सेव हो जाएगा, और ये चीज़ चलती रहेगी। दूसरी जो चीज़ है वो है रोल नंबर के लिए। रोल नंबर वाला डाटा कहाँ पे आ जाएगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले रोल नंबर आ जाएगा क्योंकि अली ने लिखा है अली रोल नंबर 1 और कोर्स का नाम है टेक। अली का डाटा यहाँ पे आ गया, रोल नंबर का यहाँ पे चला गया और कोर्स वाला यहाँ पे चला गया। मुझे हर दफ़ा नए वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा जब भी सबमिट होगा
ये वैल्यूज आती जाएंगी। इसी तरह ये वाला डाटा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ। तो ये जो वेरिएबल है, ये ट्रे है, जो इसकी सबसे आसान एग्जांपल है वो क्या है कि आपके पास मेहमानों को सर्व करने की ट्रे है, उसके ऊपर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे आप पानी ले जाएं, चाहे आप जूस ले जाएं, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक ले जाएं, चाहे आप चाय ले जाएं, खाना ले जाएं, कुछ भी लेके जा सकते हैं। ट्रे सेम रहेगी, ऊपर वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हर दफा बदलती रहेगी। मुझे बताएं कि ये जो नेम का कॉन्सेप्ट है, ये समझ आ गया आप सबको? यस यस सर। जी सर आ गए। जी ठीक है। ये नेम जो है ये भी भूलना नहीं है। जब हम ये डाटा पीएचपी की फाइल को देंगे, अभी तो वो क्वेश्चन मार्क शो करवा देता है कि मुझे नहीं पता डाटा को कहाँ लेके जाना है। डाटा मेरे पास मौजूद है फुल नेम और उसके ऊपर पड़ा हुआ सफ़ीर, पर जब हमने उसे बता दिया ना कि इस फाइल पे डाटा लेके जाना है, फिर ये फुल एक्शन में आ जाएगा और अपने सारे काम परफॉर्म करने लग जाएगा। तो इस नेम का जो मकसद है ना, उसे याद रखना है कि ये क्यों यूज होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक और एट्रीब्यूट वैल्यू की। वैल्यू के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूं अली। ये देखिए, अब देखिए इसके अंदर अली लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये गलत किया, ये सबको। यस सर। जी सर। यस सर आ रही है। जी आवाज आ रही है सबको? यस सर। जी सर। सर आ रही है आवाज। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया, वैल्यू के अंदर लिख दिया अली। तो मुझे आप लोग बताएं कि क्या ये काम मैंने ठीक किया या गलत किया? सर ये तो हमने यूजर से लेना था। सर अगर हम एक ही बिल्कुल। नाम लिखेंगे तो फिर बाकी एडिट नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक है कि ये नाम जो है ये हमने यूज़र से लेना है। अगर मैं पहले से ये चीज़ सेटल कर दूंगा ना, तो सबमिट करने पे हर दफ़ा अली 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 ही आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। हालांकि जी मुझे अली को आगे हर दफ़ा ट्रांसफ़र नहीं करवाना, मुझे तो हर दफ़ा कोई नया नाम ट्रांसफ़र करवाना है, वो यूज़र जो कि पुट करेगा। देखिए आप सब लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया, अलग अलग नाम थे, नवीद, आसिफ, रिमशा, इमरान अजहर, नजमा रईस, मोहम्मद बिलाल, आयशा, शहरोज, आतिफ। आप सब लोगों ने अपने अपना नाम पुट किया है। अगर हम वहाँ पे फिक्स कर देते कि अली, तो मुझे कभी भी पता ना लगता कि आसिफ ने अप्लाई किया, रिमशा ने, क्योंकि हर दफ़ा अली ही आगे ट्रांसफ़र होता। तो वैल्यू को यहाँ पे सेटल करना एक गलती होता है। अगर आप वैल्यू के एट्रीब्यूट डालना चाह रहे हो तो इसे खाली छोड़ दो कि वैल्यू में हम कुछ भी नहीं ले रहे फिलहाल। अगर तो डालनी है, अगर नहीं भी डालते तो काम चल रहा है। अगर डालनी है तो इसे खाली छोड़ दो, पर वैल्यू का पता ज़रूर होना चाहिए कि जो चीज़ उसके ऊपर जा रही है वो क्या है, वैल्यू। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं, थोड़ा सा कुछ शो करवाऊं,
तो ऐसे होगा कि जो हमारे पास एक ट्रे है ना, उस ट्रे को तो चलो हमने नाम दे दिया कि नेम की एट्रीब्यूट से वो चीज आती है। जो इसके ऊपर वैल्यू होगी ना, यानी कि इसके ऊपर अगर गिलास है, वो क्या कहलाएगा? वैल्यू। बात समझ आ रही है ये वाली कि नेम और वैल्यू कैसे इंटर रिलेट करते हैं आपस में? यस सर। ये सर आ रही है। जी सर। तो इसी तरह से होता है। अगर वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, पर किसी और इनपुट के लिए वैल्यू की जरूरत हमें पड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब हम क्या करते हैं, यहां तक हमारे पास एक चीज जो है वो क्या हो गई, सेटल हो गई। हमें पता लग गया डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा होता है। फुल नेम और अबूजर, बिल्कुल ठीक चल रहा है यहां तक सिनेरियो। मेरे पास इसके साथ साथ क्या होता है, अगर मैं इसे बी आर करूं लेवल, मैं क्या देता हूं, ईमेल। उसके लिए फिर मुझे एक इनपुट भी लेनी पड़ेगी, इनपुट टाइप। टाइप में क्या लिखूंगा, इसकी टाइप मेरे पास एक ईमेल मौजूद होती है, मैं ईमेल टाइप की ले लूंगा। सर टेक्स्ट ही लिखेंगे। जी क्या कह रही हैं आप? मैं इसकी टाइप ईमेल रखूंगा, क्यों? क्योंकि ईमेल की टाइप रखने के कुछ फायदे हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ईमेल रखूंगा, मैं इसे आईडी भी दे सकता हूँ ईमेल के नाम से, मैं इसे नेम भी दे सकता हूँ ईमेल के नाम से। वो रखना है जिससे हमें पता लग सके कि आखिर कौन सी चीज यहाँ पे जा रही है। वैल्यू को बेशक खाली छोड़ दें, ये चीज। मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैप डालने के लिए अब देखिए, नेम, ईमेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिट। अब देखें, मैं ईमेल डाल देता हूँ कोई भी, ये वाली, सबमिट। देखें, फुल नेम के अंदर बशारत, ईमेल के अंदर हमजा शाह 443@gmail.com। एक ट्रे के अंदर बशारत पास हो रहा है, दूसरे के अंदर हमजा शाह 443 जो भी आपकी ईमेल है वो पास करवा रही है। मतलब कि मेरे पास चीजें सक्सेसफुल हैं, दोनों डाटा जो है वो मेरा फर्दर फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली, ये देखें अली मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मुझे पता है ईमेल पर मैं लिख लेता हूँ अली, ऐसे ही बस सबमिट। वो मुझे सबमिट नहीं करने देता, वो मुझे क्या कहता है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ईमेल टाइप लिखने का फायदा ये हुआ कि उसे पता है कि ये किस फॉर्मेट में चीज होती है, वरना अगर मैं टेक्स्ट लिखता तो वो मेरे डाटा को आगे पास करवा देता। अब देखें, वो मुझे पास करवाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि उसे पता है इस तरह से ईमेल नहीं होती। मैं देता हूँ हमजा अली, सबमिट। वो कहता है कि भाई ऐसे तो आप आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि @ नहीं है। मैं @ लगाता हूँ, सबमिट करता हूँ, वो कहता है अभी भी नहीं कर सकते, वो कहता है कि अभी भी ये मिसिंग है। फिर मैं कहता हूँ कि gmail.com। अब वो मुझे कहता है कि ठीक है, देखें हमजा अली gmail.com। तो ईमेल लिखने का ये फायदा हुआ कि अगर मैं ईमेल गलत लिखता हूँ वो मुझे आगे फॉरवर्ड ही नहीं करने देता, मुझे उधर ही रोक लेता है, वार्निंग दे देता है कि ये तो चीज ही गलत पुट कर रहे हो। पर अगर मैं टेक्स्ट ले लेता तो मुझे कभी भी ना रोकता, मैं अली लिख दूं, मैं हमजा लिख दूं, मैं कुछ भी लिख लेता, वो देखें मुझे नहीं रोक रहा, जा रही है चीज आगे। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन तो रुक रही है। जी स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको, या सबके पास मसला कर रही है?
सर विजिबल है, लेकिन आपकी वॉइस पहले आती है, स्क्रीन बाद में शो होती है। जी सर यही मसला है। यस सर। सर लास्ट लेक्चर में भी ऐसा हुआ था। अच्छा जी रिमशा, मैं ज़रा इंटरनेट अपना चेंज करता हूँ, शायद बेहतर हो जाए चीज़। जी अब मुझे बताइएगा कि अब चीज़ें बेहतर हुई हैं कुछ? यस सर। आवाज़ और स्क्रीन वगैरह नज़र आ रही है सब? जी सर अब जी सही सर है। अब ठीक है। जी सर अब क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी रिमशा, आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है आपका रिमशा? जी सर, पहले मैंने वही क्वेश्चन पूछना था जो आपने बता दिया कि टाइप की जगह पे हम लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो वो मुझे अब क्लियर हो गया। ठीक, चलें जी ठीक है। देखें, मैंने इसकी टाइप टेक्स्ट लिखी हुई है, इसकी टाइप ईमेल है और इसकी टाइप सबमिट है। ईमेल लिखने से बज़ाहिर आपको चीज़ें लग रही होंगी कि ये दोनों एक जैसी हैं, पर फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क आ जाता है जब आप गलती करते हो। उससे पता है कि किसी भी ईमेल के अंदर @ लाजमी आता है। अब मैं शुरू में @ लगा देता हूँ .com, देखें वो मुझे कहता है कि आपने ये गलत तरीके से लिखी है। तो जब मैं ठीक लिखता हूँ ना, हमज़ा @gmail.com, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ सपोज सफ़ीर, सबमिट। देखें फुल नेम में सफ़ीर, ईमेल के अंदर हमज़ा @gmail.com। तो ईमेल लिखने से ज़रा डाटा ठीक हो जाता है कि अगर यूज़र गलती करता है, अक्सर गलती से भी तो सबमिट हो जाता है, तो जैसे ही गलती से होने लगेगा आपका सबमिट नहीं होगा, वहीं पे उसे एरर आ जाएगा, वार्निंग आ जाएगी कि इसे ठीक करो। जब तक वो ठीक नहीं करेगा आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे ही वो ठीक कर लेता है तो आपके पास चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अब इसका डिफरेंस पता लगा कि ईमेल का क्या फ़र्क होता है? यस जी सर। सर। जी जी सर। जी सर पता चल गया। सर जी सर ये उसको हम फिक्स भी कर जब देता है भी कि ईमेल आपने यहाँ लिखते पे हैं यही डाटा पुट करना है, जी मेरी प्रिंसेस आवाज़ आ पैदा रही है कर सब? देता है। जी आसिफ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि ये एक फिक्स वैल्यू बना देता है ईमेल की जगह ईमेल की, जी अगर अगर टाइप किसी में का हम कोई लिखें। क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। सर ये आपने फॉर टाइप क्यों यूज किया, नेम क्या आगे? आसिफ आपकी आवाज़ जो है बहुत कट रही है। जी मोहम्मद बिलाल। जब हम देखते हैं बाज़ औक़ात ना, हम जब ईमेल लिखते होते हैं तो उधर पहले एक मध्यम सा लिखा आता है कि ईमेल इस टाइप से लिखना है। जी मोहम्मद बिलाल। जी सर। सर मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम ऐसे ईमेल लिखते हैं ना तो हमारे पास लिखा आ जाता है कि आपने ईमेल इस पैटर्न में लिखना है, कि मध्यम सा एक आ जाता है पीछे बैकग्राउंड में। वो कैसे सर हम सेट करते हैं? जी मोहम्मद बिलाल, आपकी मुझे कुछ समझ नहीं आई आपने क्या कहा है, क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही है। मोहम्मद बिलाल ये कह रहा है कि जिस तरह हम इनपुट में बैकग्राउंड पे एक लाइट सा प्लेस होल्डर जो नहीं होता है उसका पूछ रहा है, तो वो किस तरह आता है, तो वो प्लेस होल्डर के जरिए इस तरह पूछ रहा है मोहम्मद बिलाल इस एट्रीब्यूट का। जी जी बिल्कुल ठीक है, कि पीछे लिखा होता है उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ होती है प्लेस होल्डर के नाम से, जैसे कि आपने आंसर दिया है। तो मैं यहाँ पे भी लिखवा सकता हूँ कि इंटर योर ईमेल हियर, इस तरह से। ये देखिए ये बैकग्राउंड में आ रहा होता है, जैसे ही मैं लिखना शुरू करता हूँ ये गायब हो जाता है। तो बेसिकली ये प्लेस होल्डर है। आप प्लेस होल्डर अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप लेबल को निगलेक्ट भी कर सकते हो, लेबल को मिटा दो बेशक। क्यों? क्योंकि लेबल और प्लेस होल्डर किसी न किसी तरह से
एक तरह से ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ। कि एंटर योर नेम, योर ईमेल और सबमिट। ऐसे भी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वो प्लेस होल्डर की एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है जी। नजमा रईस। सर समटाइम हमारे पास ऐसा होता है जैसे हम आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं तो उसमें हमारे पास हाइफन्स आती हैं, तो उनका भी कुछ एट्रीब्यूट होता है कि वो हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं हाइफन्स बीच में हमारे पास, क्योंकि अगर हम सिंपल लिखते हैं तो वो सबमिट नहीं होता, लेकिन अगर वही हम हाइफन के साथ करते हैं तो वो हो जाता है, तो उसका भी कुछ प्रोसेस है। जी बिल्कुल, ये जो सारी चीजें आ जाती है ना, ये हमारे पास इसे हम कह रहे होते हैं वैलिडेशन, कि जो डाटा है वो वैलिडेट करे कि वो ठीक तरह से पुट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अब हमारे पास क्या होता है, अक्सर एक इनपुट फील्ड के अंदर दरमियान में पहले से हाइफन आ रहे होते हैं। हम जैसे जैसे डाटा लिखते हैं, यानी कि इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह से जैसे ही आप यहाँ पे पुट करते रहते हो, ऑटोमेटिकली इससे आगे चला जाता है, फिर यहाँ पे पुट करते हो, फिर और ये अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये वैलिडेट हो जाता है। ये ज़रा आगे का प्रोसेस है। अगर आपने सिंपल वैलिडेशन करवानी है ना, वो तो हमारे पास HTML की मदद से हो जाती है। पर इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि चीज़ें पहले से इस तरह से रिप्रेजेंट करें, इसमें हमें जावास्क्रिप्ट की मदद लेनी पड़ती है। आपके पास एक ऐसा भी तो कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप कंट्री सिलेक्ट करते हो पाकिस्तान, तो आगे पाकिस्तान के रिलेटेड सिटीज आ जाती हैं। देखा है ऐसा आपने कभी? ये सर वो हमारे पास एक लिस्ट शो हो जाती है। बिल्कुल, एक लिस्ट शो हो जाती है जिसके अंदर पाकिस्तान के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो वो HTML का काम नहीं होता। उसमें क्या आ जाता है, अगर तो यूज़र पाकिस्तान सिलेक्ट करे तो आगे आने वाली सिटीज़ पाकिस्तान की होनी चाहिए। उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटी ऐड होती है, ठीक है। इसी तरह की अगर बेसिक वैलिडेशन करवानी है वो तो यहाँ पे हो जाती है, पर अगर हमने चीज़ें इंडिकेट करवानी है ऐसे, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो लर्न करने पड़ेगा, ठीक है। आप इसका एक बेहतर तरीका ये भी होता है, ये वाला, कि आप प्लेस होल्डर के अंदर फॉर्मेट शो करवा दो कि CNICI ऐसे पुट करना है, ताकि हर बंदे को इंडिकेशन रहे कि ये चीज़ कैसे पुट करनी है। तो प्लेस होल्डर मल्टीपल फंक्शंस के काम आ जाता है, मल्टीपल चीज़ों करने के क्या होता है, काम आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम लिखवा सकते हैं, पर अगर हमने इस चीज़ को हार्ड कोड बीच में फिक्स रखवाना हो तो फिर उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये चीज़ें हमारे पास हो गई, ईमेल हो गया, ये हो गया। मैं नेम को 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड जब मैंने लिखना है ना, तो मुझे इसकी टाइप क्या कर देनी है, टाइप मैंने इसकी कर देनी है पासवर्ड। आईडी भी इसकी क्या कर देनी है, PWD या पासवर्ड, जो आसान लगे। नेम इसका क्या रख देना है, पासवर्ड। वैल्यू खाली, और प्लेस होल्डर के अंदर भी पासवर्ड।
ईमेल और पासवर्ड। देखें पासवर्ड लिखते ही अभी तो ये ऑटो फिल कर रहा है चीज़ों को। ये देखिए ईमेल के अंदर मैं लिख लेता हूं कुछ भी, ठीक है। पासवर्ड के अंदर मैं जो भी लिखता हूं, क्या आपको नजर आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? नो सर, नहीं नजर। नो सर। नो सर। जी मुझे क्या तो आपको आ पता रहा लग रहा है कि मैंने क्या लिखा है? नो सर। नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। तो ये फंक्शनैलिटी, ये फीचर कैसे आया इसमें? सर जी पासवर्ड के एट्रीब्यूट से। हमने टाइप उसकी पासवर्ड दे दी है। जी जी बीच में लिख रहा हूँ वो तो नजर आ रहा है, पर लिखा क्या है ये तो नहीं पता लगा। तो मुझे सर बताएं जो कि ये टाइप इतने दिया ऐसे मेरे जो भी कैरेक्टर। सर क्योंकि आपने सर जैसे पहले हम लोगों ने हमने ईमेल की टाइप दी थी ना, ईमेल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग कि जो टाइप है वो पासवर्ड कर दी है। जैसे ही टाइप पासवर्ड करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये जो चीज़ है इसे सिक्योर रखना है, ज़रा हाइड करवा देना है, हाइड हो जाएगी। मैं सबमिट करता हूँ, पर देखें जैसे ही मैंने सबमिट किया ये देखें पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि आप सब लोगों को तो नज़र आ गया कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 पुट किया था। तो ये चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? ये चीज़ भी ओवरकम की जा सकती है, पर कैसे करते हैं ये हम अभी आज के लेक्चर में ये चीज़ नहीं देखेंगे कि यहाँ से भी चीज़ को हाइड करवाना होता है और यहाँ से भी चीज़ को हाइड करवाना होता है। अब देखिए मैंने यहाँ से तो हाइड करवा लिया था, बट जाते जाते रास्ते में वो चीज़ नज़र आ गई कि 1 2 3 4 5 6 7, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं थी। जी इमरान अजहर आपका माइक ऑन है। जी आसिफ। आसिफ जी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि जब हम कोई भी पासवर्ड जी टाइप आसिफ करते हैं आपकी तो बिल्कुल आवाज़ तब नहीं। हमारे पास आई बटन शो हुआ होता है, तो उसमें हम अपना पासवर्ड जो है शो करके भी लिख सकते हैं। तो वो फंक्शन कैसे हम बनाते हैं? देखें मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया है। आसिफ मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अक्सर आई बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करें पासवर्ड नज़र आ जाता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में भी कि आपने चीज़ों को देख के सोचना है कि क्या इसमें अगर का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अगर तो आपको ये चीज़ मिल जाए कि इसमें इफ़ का फैक्टर आ रहा है, अगर का फैक्टर आ रहा है, तो वो चीज़ HTML में नहीं हो सकती। कैसे? देखें अगर यूज़र आई बटन पे क्लिक करे उसे पासवर्ड शो हो जाए, ठीक है। अगर आई बटन पे आप क्लिक नहीं करते तो पासवर्ड शो नहीं होता। तो अगर का फैक्टर आ रहा है तो मुझे आसानी से पता लग गया कि वो जो चीज़ है वो मेरे पास HTML में तो नहीं हो सकती, वो जावास्क्रिप्ट में होगी। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट से वो क्या हो जाता है, आई बटन के साथ हम क्लिक करते हैं तो पासवर्ड शो होने लग जाता है, ठीक है। तो आपने जो भी सिनेरियो आना है आपने सोचना है कि क्या इसमें अगर का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो अगर तो हमें वो चीज़ मिल जाती है कि यहाँ पे चलो अगर यूज़ हो रहा है, हमें पता लग जाएगा कि ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में होगी, ये HTML में नहीं होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि वो आपको कंट्री वाली एग्जांपल दी कि जैसे ही आप कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करते हो तो पाकिस्तान के सिटीज़ आ जाते हैं।
इंडिया सिलेक्ट करते हो तो इंडिया के सिटीज आ जाते हैं। वो कैसे होता है? वो भी अगर है, अगर इसने ये सिलेक्ट किया हो तो तब उसकी बेस पे ये आउटपुट आए। वो चीज़ यहाँ पे इसके हद तक जो है वो नहीं होती। ठीक है, अब देखिए पासवर्ड रखने से उसने उस चीज़ को किसी हद तक सिक्योर तो कर दिया, पर पूरी हद तक सिक्योर करवाने के लिए हमें कुछ और गाइडलाइंस भी देनी पड़ेंगी। ये देखिए, एडमिन और एडमिन, जो भी पासवर्ड था यहाँ पे तो हाइड हो गया, बट यहाँ पे आप सबको नज़र आ गया। यहाँ से भी हाइड करवाया जा सकता है। वो कैसे करवाएंगे वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो जब हम PHP पढ़ेंगे तो PHP के साथ देखेंगे कि कैसे हाइड होता है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ तक मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें जितनी हमने देखी हैं क्लियर है जी? ये सर क्लियर है। यस सर क्लियर है जी। अभी तक जितनी चीज़ें देखी हैं वो सब क्लियर है आपको? जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा अब एक फॉर्म के अंदर सिर्फ नेम, ईमेल, पासवर्ड तो नहीं ना होता। जी आपकी आवाज़ नहीं आती। एक तो जब आप लोग बोलते हैं तो पता नहीं शायद इंटरनेट का इशू है या क्या है, मुझे क्लियरली किसी की भी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आती। सर आज इंटरनेट का इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? यस सर क्लियर आ रही है आपकी आवाज़ में। सर क्लियर है आवाज़? अच्छा अब देखिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए सिर्फ एक फॉर्म के अंदर एक ईमेल, एक पासवर्ड, एक नाम नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसा कि जेंडर। अब जेंडर के लिए क्या होता है, हमारे पास छोटे से बटन आ रहे होते हैं कि मेल या फीमेल, उन दोनों में से हमने किसी एक को क्या करना होता है, चूज करना होता है। वो कैसे क्रिएट करेंगे, मैं कर लेता हूं लेबल। लेबल में क्या कह देता हूं, जेंडर। चूज योर जेंडर। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, मैं ब्रेक लगा देता हूं ताकि लाइन थोड़ी सी ब्रेक हो जाए। इसके बाद मुझे क्या लगाना है, मुझे उस चीज को इंडिकेट भी करवाना है। कैसे कि मेल है या फीमेल। मैं फिर एक लेबल लगा देता हूं मेल। मेल के बाद मुझे इसकी इनपुट लेनी पड़ेगी कि इनपुट दे दो। इनपुट के लिए मुझे टाइप जो है वो क्या यूज करनी पड़ेगी, टेक्स्ट की फॉर्म में तो मैं ले सकता हूं, पर मैं सिर्फ यूजर को दो ऑप्शन देना चाह रहा हूं कि इन दोनों ऑप्शन के अंदर से चूज कर लो। कैसे, मैं यहाँ पे लूंगा रेडियो। अब ये जो रेडियो बटन है ना, रेडियो बटन ऐसे बटन होते हैं जो कि आप एक चूज करवा सकते हो, इस तरह के, ये गोल गोल से, जिस पे हम टिक करते हैं कि जी ये या ये, दोनों में से हम टिक करवा सकते हैं। अब मैंने यूजर को दो ऑप्शन देने हैं। जब भी मुझे यूजर को लिमिटेड ऑप्शन में से चूज करवाना है तो मैं रेडियो या चेक बॉक्स इस्तेमाल करूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं रेडियो की। ठीक है, मेल। इसी तरह से मैं इसे क्या कर लेता हूं, मैं आउटपुट देखता हूं कैसी आ रही है। ओहो, ये देखें, चूज योर जेंडर मेल फीमेल। पर अभी तो ये सिनेरियो गलत हो गया कि एक बंदा मेल भी सिलेक्ट कर पा रहा है और फीमेल भी,
मेरे पास सिनेरियो ऐसा होना चाहिए कि एक यूजर एक ही चीज को सिलेक्ट कर सके। ये चीज कैसे होगी? अब मैं इसके दरमियान भी ब्रेक लगा देता हूं। मेल या फीमेल, अब एक बंदा आया वो तो दोनों सिलेक्ट करवा सकता है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे जो नेम की एट्रीब्यूट है वो मैं क्या लिखूं? सर मेल की मेल लिख देंगे। जो आप लोग बताएंगे मैं वही लिखूंगा। सर अभी आपने कहा था कि अगर या का लफ्ज आ जाए तो जी वो हम HTML में नहीं कर सकते। हम HTML नहीं कर सकते। नहीं, इतना सा तो कर सकते हैं। ये उस सिनेरियो में बात नहीं जा रही कि अगर नहीं आ रहा यहाँ पे हमने एक चूज करवाना है, ये सिंपल सिनेरियो है। वो तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आ रहे हैं ना सर हम ये जेंडर क्योंकि वहां पे हमने एक प्रॉपर डाटा को तब रिप्रेजेंट करवाना है जब ऑप्शन वो वैसी चूज करे। ठीक है। अच्छा, नेम में हम आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मेल लिख लें, यहाँ पे फीमेल। ठीक है, मैंने लिख लिया नेम में मेल और फीमेल। मैं लिखता हूँ, देखिए अभी भी ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ये तो मसला है। देखें मेरे पास नेम के अंदर जेंडर आएगा, दोनों में सेम जेंडर, पर जो इनकी वैल्यूज होंगी वो दोनों की अलग अलग होंगी। वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी मेल और इसकी वैल्यू होगी फीमेल। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा है। ये देखें, अब मैं जैसे ही दूसरे को सिलेक्ट करता हूं तो पहला ऑटोमेटिकली डी सिलेक्ट हो जाता है। इसमें यही पॉइंट है कि हमने दोनों का, देखें चूंकि हम एक चीज को आगे पास करवा रहे हैं, ये देखें ये देखें जी, हम क्या करवा रहे हैं बेसिकली, हमारे पास एक ट्रे है, एक कंटेनर है, उसका नाम हमने दे दिया जेंडर। उसके ऊपर या तो मेल रख के लेके जाएंगे, अगर मेल नहीं तो फीमेल, उस पे एक टाइम पे एक वैल्यू ही ट्रेवल कर सकती है। हमने उसका नाम क्या दे देना है? जेंडर ही देना है दोनों की दफा, ताकि उनका जो वेरिएबल है वो एक ही हो पर वैल्यू अलग अलग हो। अगर वो ये सिलेक्ट करता है तो नेम में जेंडर और वैल्यू में फीमेल चला जाए, अगर वो ये सिलेक्ट करता है तो नेम में जेंडर और वैल्यू में मेल चला जाए। ये देखें, मैं मेल को सबमिट करता हूं ना, ये देखें जेंडर इज इक्वल टू मेल। अगर मैं फीमेल पे क्लिक करके सबमिट करता हूं तो वो कहता है जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। मेल पे मेल जा रहा है और फीमेल पे फीमेल जा रहा है। बात समझ आ गई है ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ है हमारे पास? यस सर। जी सर। हमने क्या करना, सेम रख देना है और वैल्यूज उसकी तब्दील करवा देनी है। क्यों? क्योंकि हम दो ऑप्शंस के अंदर ही चूज करवाना चाह रहे हैं। यहां तक हमें ये चीज समझ आ गई। अब देखें एक्चुअल में ये जो बटन होता है ये बड़ा छोटा सा होता है, ये देखें ओरिजिनल में, पर हमारे पास क्या होता है, ये चीज यूजर एक्सपीरियंस के लिए बुरी है। यहां पे आपको वो लेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं समझाता हूं, फॉर वाला।
अब देखिए मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ टिक नहीं होती। देखिए मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये चीज़ टिक नहीं होती। मुझे एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आके क्लिक करना पड़ता है, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए एक बुरी चीज़ है। ये देखिए फीमेल के ऊपर क्लिक करने से ये चीज़ क्लिक नहीं हो रही, मैं कर रहा हूँ पर हो नहीं रही। यहाँ पे लिंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि फॉर, और इसे कोई आईडी दे दें। इसे आईडी मैं दे देता हूँ मेल, इसे आईडी मैं दे देता हूँ फीमेल। ऊपर वाला जो है उसे मैं कह देता हूँ फॉर मेल, और इसे मैं क्या कह देता हूँ फॉर फीमेल। यहाँ पे अब हमें इसे के कनेक्शन का और लिंकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मेल पे क्लिक करता हूँ, अब ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। फीमेल पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिए मैं उस डॉट के तरफ जा ही नहीं रहा, मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हो रहा है, मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हो रहा है। तो इसे आपस में कनेक्ट करने का रीज़न ये है, तरीकाकार ये है कि हम क्या कर सकें, हम यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि यूज़र को स्ट्रगल करनी पड़े चीज़ों को क्लिक करने में, जैसा कि हमने अभी किया है। तो यहाँ पे आके हमें ये कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आता है कि हम चीज़ों को क्लिक करवाने में इन्हें आपस में लेबल्स को लिंक करवा सकते हैं। लेबल फॉर मेल और आईडी में दे दें मेल। आप कुछ भी दे सकते हैं, एम दे लें, पर याद रहे जो दे रहे हैं वो दोनों में सेम होना चाहिए। या M1 दे लें, F1 दे लें, बस हमने ऐसी देनी होती है जो कि लॉजिकली ठीक हो चीज़। ये देखें अब दोनों पे क्लिक हो रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो गया, सबमिट भी हो रहा है, इधर से सिलेक्ट भी हो रहा है, सारे काम ये चीज़ परफॉर्म करवा रही है। मुझे बताएं कि इनकी लिंकिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ चुका है? यस सर, समझ आ गया। जी यस सर। जी कांजा मुकद्दस। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी लिंक किया है और उसके पीछे भी नेम में भी लिंक किया था, तो इज इट पॉसिबल कि हम लोग इसको फर्दर जो ईमेल था या पासवर्ड था तो उसमें भी लिंक करने से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगा? क्योंकि उनमें हम लोगों ने सिंपल ईमेल लिखा है लेबल में, उसमें हम लोगों ने फॉर का वो टैग किया लिंक। जी कंजा बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। वहाँ पे भी हम लिंक कर सकते हैं, पर वहाँ पे लिंक करने से हमें लिंकिंग का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो नज़र नहीं आती। जैसे कि पहले मैंने लिंक किया था, करना वहाँ पे भी होता है, कर सकते हैं, पर वहाँ पे उससे फ़र्क समझ नहीं आता। फ़र्क समझने के लिए हमें ये चीज़ देखना पड़ी है ताकि हमें इसके कनेक्ट करने का फ़ायदा समझ आ सके। वहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कभी भी एरर नहीं आएगा। ठीक है जी नजमा रईस। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग समटाइम किसी भी जगह पे अगर फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन लिखते हैं, हम वहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कि इतने वर्ड्स के अंदर आपने अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करना है, या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं हम नीचे लिमिट दे देते हैं 200। समटाइम हम नीचे मेंशन कर देते हैं, लेकिन समटाइम हम मेंशन नहीं करते, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं, जब उनकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो उसके आगे राइटिंग नहीं होती, तो वो भी हम कोई एट्रीब्यूट ऐड करते हैं या वो हम किसी और लैंग्वेज में इसके साथ करते हैं? जी उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऐसी होती हैं जिससे हम लेंथ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आज जो हमने देखा है हमारे पास फॉर्म मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी और भी फॉर्म्स के अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं और काफ़ी एट्रीब्यूट्स अभी स्किप हुई हैं। जैसे हम किसी चीज़ को रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं कि ये ज़रूरी है पुट करना। ठीक है, इसी तरह से लेंथ पे रिस्ट्रिक्शन, वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं किसी हद तक। तो अभी हमारा एक और लेक्चर होगा इसके ऊपर, कल का लेक्चर भी इसी का रहेगा, उसमें हम चीज़ें कवर अप करेंगे और जो चीज़ें नहीं हो सकेंगी वो फिर हमारे पास
जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं सिटीज़ को चूज़ करने वाले, वो भी हमने अभी तक नहीं बना के देखे, फाइल को कैसे ऐड करना है वो भी नहीं बना के देखा, चेक बॉक्सेस भी नहीं देखे। तो अभी हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं तो हमने करनी है। अभी फॉर्म पे एक और लेक्चर होगा अभी हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो है मैं ज्यूम करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिस डेली तो आपने करनी होती है, फॉर्म की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ताकि हमें पता लगे, हमें समझ आए कि फॉर्म में ये जो नेम है, ये जो आईडी है, ये जो टाइप है, ये क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारा जो खेल है वो इन एट्रीब्यूट्स का है। एट्रीब्यूट का रीज़न पता होगा तो तभी आप चीज़ें सही तरह कर सकोगे, अदरवाइज आपके पास चीज़ें सही तरह वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो अभी हमारी कुछ चीज़ें और भी रहती हैं, हम कवर अप करेंगे, पर अभी इसे इतना ही रखें और इसकी अच्छे से जाके आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है।